हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की प्रमुख खबरें रहेंगी। सबसे पहले चीन का एंटी डंपिंग शुल्क। चीन ने जो यूरोपियन बरांडी पर लगाया है एंटी डंपिंग शुल्क, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एक ग्राम सभा में CFR उसको लागू किया जा रहा है। PM पोषण बनाम वास्तविकता, मतलब कि जो स्कूलों में मिड डे मील भोजन दिया जाता है उसकी रियलिटी के साथ मतलब कंपेयर करके देखेंगे। स्कूलों में गेमीकरण की एक नई पहल करने के बारे में सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, चाइना इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन यूरोपियन बरांडी एज ट्रेड टेंशंस राइज। मतलब जो यूरोपियन बरांडी है उस पर चाइना ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। बरांडी पर जो है व्यापार युद्ध तेज होता जा रहा है। चीन ने यूरोपियन ब्रांडी पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। व्यापार तनावों में कई नई कड़ी एक आ चुकी है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के द्वारा किसी और कंट्री के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर कभी लगा दिया जाता है कोई ड्यूटी, शुल्क, टैक्स वगैरह, तो उसके बाद कुछ तनाव देखने को मिलते हैं। यूरोपियन उत्पादकों पर सीधा असर पड़ सकता है। अब देखिए चीन का कदम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है। डंपिंग मतलब कि बहुत सस्ते में विदेशी उत्पाद बेचना, मतलब जो विदेश से उत्पाद आते हैं उसको सस्ते में बेचना। चीन का आरोप क्या है, मतलब चीन क्या कहता है कि यूरोपियन ब्रांडी न्यूनतम लागत पर बेची जा सकती है। तो कहता है कि जो यूरोपियन की जो ब्रांडी है वो कम से कम कॉस्ट प्राइस पर बेची जा सकती है। जवाब में फिर उन्होंने टैरिफ यानी कि शुल्क लगा दिया है। जैसे कि अमेरिका जो बाकी कंट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है, उसी तरह अब चीन ने भी एक ऐसा कदम उठाया। यूरोप की इस पर क्या प्रतिक्रिया? फ्रांस और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें तनाव, उनमें नाराज़गी देखने को मिलती है। फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित हुआ है क्योंकि प्रमुख ब्रांडी का निर्यातक था वो, मतलब जो ब्रांडी है वो प्रमुख जो चाइना को या किसी भी कंट्री को भेजी जाती थी, तो फ्रांस के सबसे ज़्यादा वहाँ पर मतलब उनके द्वारा इसका जो एक्सपोर्ट किया जाता था। यूरोपियन संघ ने इसे राजनीतिक बदला कहा उन्होंने कि ये राजनीतिक बदला है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का हवाला देकर चुनौती जो है संभव है, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नियम हैं उसको लेकर अब इन यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। व्यापार तनाव का कारण क्या है? चीन यूरोप जो है व्यापार में जो उनका विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जांच शुरू की थी। बदले में फिर चीन ने यूरोपीय शराब को निशाना बनाया और व्यापारिक संतुलन में दरार आ चुकी है। मतलब अब चीन और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके भी रिश्ते कुछ खासे मतलब अच्छे नहीं रहे हैं। उनमें टैरिफ लगाने की वजह से बदलाव उनके रिश्तों में देखा जा रहा है, तनाव देखा जा रहा है। अब देखिए इसका असर क्या होगा। व्यापार और जो पूरा बाजार है, वैश्विक बाजार, उस पर प्रभाव पड़ेगा। यूरोपियन ब्रांड्स की जो चीन में बिक्री कम हो सकती है, क्योंकि जब वहाँ से कोई भी वस्तु इंपोर्ट की जाएगी चीन में तो उस पर टैरिफ ज़्यादा, मतलब कि शुल्क, ड्यूटी लगाई जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है कि जो यूरोपियन ब्रांड्स है वो चीन के द्वारा मतलब कि उनका जो इंपोर्ट है वो कम किया जा सकता है। स्थानीय चीनी उत्पादकों को बढ़ाना, मतलब कि अपने जो घरेलू उत्पाद उसको बढ़ावा देने के लिए ये ऐसा शुल्क लगाया जाता है। उपभोक्ताओं को महंगी ब्रांडी मिलेगी, जो कि कंज्यूमर्स हैं उनको जो ब्रांडी है अब महंगी मिल सकती है। तो ये सभी इसके इफेक्ट होंगे। आगे की संभावनाएं क्या क्या हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कानूनी लड़ाई संभव हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा नहीं लिखा कि कोई भी कंट्री ऐसे ही किसी पर टैरिफ लगा दे या किसी पर कोई ड्यूटी लगा दे। जिस कंट्री को नीड है कि अपना घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है, या जो कंट्री आर्थिक तौर पर मतलब अपने जो आंतरिक कमजोरियां हैं किसी कंट्री में, तो वो ही उसके द्वारा ही टैरिफ या जो ड्यूटीज़ हैं वो किसी और देश के उत्पादों पर लगाया जा सकता है। इसके बाद समझौते की उम्मीद की जा रही है कि फ्रांस और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ चीन का समझौता हो सकता है। दोनों पक्षों को आर्थिक नुकसान का डर भी हो सकता है। तो ये सभी आगे की संभावनाएं हैं। अब हमारी है नेक्स्ट न्यूज़, ग्राम सभा होल्ड अथॉरिटी टू प्रिपेयर CFR मैनेजमेंट प्लान्स सेज सेंटर। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्राम सभा में अब जो है CFR मैनेजमेंट प्लान्स को लागू किया जाएगा। सामुदायिक वन संसाधन यानी कि CFR
प्रबंधन योजना तैयार करने का अधिकार जो है अब ग्राम सभा के पास हो सकता है। ये जो बयान आया है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा को जो दिए गए अधिकार हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस फैसले को लिया गया है, जिससे क्या होगा, स्थानीय समुदायों को अपने वन संसाधनों के प्रबंधन संरक्षण में काफ़ी भागीदारी मिल सकती है। ये जो कदम है वनवासी आदिवासी जो SC ST ट्राइब्स होते हैं उनके सशक्तिकरण और वनों का जो सतत उपयोग है उसको बढ़ावा देता है। अब देखिए वन अधिकार अधिनियम क्या है 2006, इसको पहले समझना होगा और CFR उससे समझ आएगा। CFR क्या है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है, मतलब वो एक जंगल का या वन का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर जो स्थानीय समुदाय होते हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं, विशेष रूप से जो SC और ST ट्राइब्स होती हैं या परंपरागत वनवासी होते हैं, अपने जो पारंपरिक अधिकारों के तहत उपयोग और उन वनों का प्रबंधन करते हैं। वन अधिकार अधिनियम की जो धारा 3 है, 3 का खंड 1 है, उसके तहत ग्राम सभा को इन संसाधनों के संरक्षण प्रबंधन उपयोग का अधिकार दिया गया है कि जो वहाँ की कम्युनिटी है वो इसको प्रबंधन कर सकती है, इसको उपभोग कर सकती है और इसका सुरक्षा कर सकती है। इसके बाद जो ग्राम सभा की भूमिका क्या रहेगी? ग्राम सभा क्या होती है? जो गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं जिनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में शामिल होता है उससे मिलकर ग्राम सभा बनाई जाती है। CFR के प्रबंधन के लिए योजना तैयार कर सकती है और योजनाएं वनों के संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, टिकाऊ उपयोग उनको सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार ने और क्या कहा है कि ग्राम सभा को स्वायत्तता प्रदान करना है जिससे वे स्थानीय ज़रूरतों, पारंपरिक ज्ञान के आधार पर वन प्रबंधन पर नीतियां बना सके। ये कदम जो है वनवासियों आदिवासी के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको सशक्त बनाने में मदद करेगा, जैसे कि गैर लकड़ी वन उत्पादों जैसे कि महुआ, तेंदुपत्ती और बांस के उपयोग, तो इन सभी का यूज ट्राइब्स के द्वारा किया जा सकता है। कानूनी प्रावधान क्या है इसके? अब हम बात करते हैं कानूनी प्रावधान क्या क्या है। जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, इसके तहत ग्राम सभा को न केवल CFR प्रबंधन का अधिकार है बल्कि वन संसाधनों पर सामुदायिक दावे भी दर्ज कर सकती हैं। धारा 5 के तहत जो ग्राम सभा है उसको वनों के संरक्षण, अवैध गतिविधियां, अवैध कटाई को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद ये जो अधिनियम बनाया गया है वन अधिकार अधिनियम 2006, इसने इसका जो विभाग है उसके एकाधिकार को कम कर सकता है और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको इसमें ज़्यादा पहल दी जा सकती है। इसमें कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जागरूकता की कमी हो सकती है। कई जो ग्राम सभा है उनके अधिकारों के बारे में उन्हें पता नहीं होता, जिसके कारण CFR दावों को लागू करने में देरी हो सकती है। उसके बाद जो प्रशासनिक बाधाएं हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के बीच जो समन्वय की कमी के कारण CFR योजना को लागू करने में काफ़ी रुकावटें आती हैं। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में वन भूमि पर खनन या और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो स्थानीय समुदाय हैं वहाँ के और जो सरकारी निजी कंपनियां उनके बीच भी टकराव होता रहता है। केंद्र सरकार ने ये जो बयान है संभवतः 2025 में जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया है। यह नीति विशेष रूप से उन राज्यों में महत्वपूर्ण है जहाँ पर आदिवासी वनवासी आबादी जो है अधिक है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इनके लिए खास तौर पर ये कदम उठाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो स्थानीय समुदाय उनकी भागीदारी को बढ़ाना है, जो कि वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद प्रासंगिकता और प्रभाव क्या पड़ता है इसका? आर्थिक सशक्तिकरण इससे हो सकता है। CFR जो प्रबंधन उससे गैर लकड़ी उत्पाद, वन उत्पादों का जो टिकाऊ उपयोग है वो बढ़ सकता है। ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिल सकता है, जैसे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मेंढा लेखा गांव ने CFR के तहत बांस और तेंदुपत्ती के व्यापार को से अपनी जो आमदनी को बढ़ाया है। पर्यावरणीय लाभ हो सकते हैं। ग्राम सभाओं द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण, वन आवरण में वृद्धि देखी गई है। सामाजिक समावेशन देखने को मिलता है। आदिवासी वनवासी समुदायों की जो मुख्य धारा में लाने का एक अच्छा प्रयास है और पारंपरिक ज्ञान को मान्यता दी जा सकती है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है PM पोषण वर्सेस रियलिटी, हाउ इंडिया मिड डे मील प्रोग्राम स्ट्रगल्स ऑन द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर जो मिड डे मील स्कीम है वो कौन कौन से उसको स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं। खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता के मुद्दे देखने को मिलते हैं। कई राज्यों में जो भोजन की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती है, मतलब कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, खराब गुणवत्ता होती है, जिसमें अनाज, दालें और जो सामग्री उनकी आपूर्ति की शिकायतें जो है आम देखने को मिलती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में 2023 में एक स्कूल में
सांप का मांस भोजन में मिलने की घटना सामने आई थी, जिसके कारण काफ़ी बच्चे भी बीमार पड़ गए थे। जो किचन होते हैं स्कूल के, उसमें जो साफ सफाई की कमी देखी जाती है, खाना पकाने की जो अनुचित प्रथा है, उसको जो भोजन है उसको दूषित मतलब भोजन को दूषित किया जाता है, मतलब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों की जो सेहत है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य खराब होता है। कुछ स्कूलों में जो भोजन की मात्रा वो अपर्याप्त होती है, मतलब कि मात्रा कम होती है, जिससे पोषण संबंधी जो लक्ष्य है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी देखने को मिलती है, कई स्कूलों में रसोई घर नहीं होती है, भंडारण सुविधाएं नहीं होती हैं, या साफ जो पीने वाला पानी होता है उसकी कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों ही प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रसोई घर है अक्सर अस्थायी या अस्वच्छ स्थानों पर संचालित होते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वित्तीय अनियमितताएं और देरी हो सकती है, जैसे कि जो फंड है उसका कुप्रबंधन भ्रष्टाचार योजना की प्रभावशीलता को कम करता है। कई स्कूलों को समय पर धन नहीं मिलता है, जिसके कारण भोजन की आपूर्ति में भी देरी हो सकती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। राशन जो है स्कूलों में टाइम पर नहीं पहुंचता है। कुछ राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार के जो NAFED के दाल खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपूर्ति की जो उनकी गुणवत्ता है, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब देखी गई है। तो उसके बाद से अब यूपी और जो पश्चिम बंगाल है उन स्टेट्स ने NAFED से जो भी अपना राशन है वो खरीदना बंद कर दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं देखने को मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव वाले क्षेत्र, उसमें जातिगत भेदभाव देखने को मिल सकता है। जो छात्र होते हैं उच्च जाति या निम्न जाति के रसोइयों द्वारा जो बनाए गए भोजन को नहीं खाते हैं, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, और वो जो आंटियां खाना बनाने वाले कुक होते हैं उनके हाथ से वो खाना खाना पसंद नहीं करते। तो ये भी एक बड़ी बाधा हो सकती है। सामुदायिक भागीदारी, जैसे कि तिथि भोजन की अवधारणा को बढ़ावा देने के प्रयास के बावजूद भी सभी क्षेत्रों में ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। जो टीचर्स होते हैं उन पर थोड़ा बोझ ज़्यादा अधिक हो सकता है। अक्सर भोजन वितरण और जो प्रबंधन का जो अतिरिक्त दायित्व है वो भी निभाना पड़ता है। इसके लिए कोई अलग से कोई भी स्टाफ नहीं होता है। मिड डे मील के लिए जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनको ही पूरा ये कंट्रोल, मतलब पूरा उनको ध्यान रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो मतलब पढ़ाने का जो टीचिंग का समय होता है वो ख़राब हो जाता है। इससे स्कूल छोड़ने की दर भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो पोषण लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में कमी देखी गई है। 2019-21 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 42.5% बच्चे जो हैं कम वजन के हैं, और कई राज्य कुपोषण के स्तर पर सुधार करने में भी असफल रहे हैं, मतलब कुपोषण का सुधार नहीं किया जा चुका है। और उसके बाद भोजन में जो पोषक तत्व है उनकी कमी देखी जाती है। अनियमित आपूर्ति कारण योजना के पोषण संबंधी लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिलता है। महामारी जब आई थी तो स्कूलों में बंद हो गया था, और जो गर्म भोजन के बजाय सूखे राशन, नकद हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ चुकी है, जिसका विशेष रूप से बालिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि घर पर भेदभाव के कारण उन्हें भोजन कम मिलता था। उसके बाद सकारात्मक पहल और सुधार के प्रयास क्या हो सकते हैं। पोषण ट्रैकर का यूज़ किया जा सकता है, निगरानी रखी जा सकती है। पोषण ट्रैकर जो ऐप है उसके माध्यम से वार्षिक समय निगरानी प्रणाली शुरू की गई है, ताकि भोजन की गुणवत्ता वितरण में सुधार हो सके। उसके बाद पोषण विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। हर एक स्कूल में जो पोषण एक्सपर्ट है उनकी नियुक्ति करने की योजना, जो कि बच्चों की BMI, वजन और जो हीमोग्लोबिन स्तर, उन सभी की निगरानी करेंगे। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन बनाए गए हैं। पोषण उद्यान विकसित करने की जो पहल की गई है, बच्चों को ताज़ा पौष्टिक भोजन जो है देने में मदद कर सकती है। उसके बाद सामुदायिक भागीदारी हो सकती है। असम जैसे राज्यों में सबका प्रयास संप्रीति भोजन, यानी कि ये एक मतलब कि कैंपेन शुरू किया गया है, जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। रसोइयों का प्रशिक्षण, मतलब कि रसोइयों को अच्छे से चेक करना, रसोई सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे कि असम में 12 नए व्यंजनों को शामिल किया गया है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, PM मोदी कॉन्फर्ड विद ट्राइनिडाद एंड टोबैकोज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मतलब कि जो PM मोदी हैं उनको एक और कंट्री के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया है। 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इससे सम्मानित किया गया है। और ये वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, वहाँ की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्लो कंगालू ने प्रदान किया है, और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये है वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं। अब देखिए त्रिनिदाद टोबैगो के भारत के साथ क्या संबंध है। गिरमिटिया मजदूरों से लेकर संबंध है। जब 1845 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन चल रहा था तो भारतीय मजदूरों को त्रिनिदाद और जो टोबैगो है उसमें चीन बागान में काम करने के लिए लाया जाता था। ज़्यादा मजदूर जो थे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे क्षेत्रों से होते थे। 1917 तक लगभग 1.44 लाख जो भारतीय वहाँ तक पहुँचे, जिसमें ज़्यादातर हिंदू होते थे। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, जो भारतीय समुदाय ने अपनी संस्कृति, धर्म, परंपराओं को वैसे के वैसे बनाए रखा है। होली यानी कि फगुआ, दिवाली जैसे त्यौहार वहाँ पर जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, मतलब वहाँ पर मनाए जाते हैं। रामायण, भोजपुरी संगीत, भारतीय खान पान की जो वहाँ पर गहरी छाप देखने को मिलती है। कूटनीतिक आर्थिक संबंध कैसे, राजनीतिक संबंध। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने 1962 में स्वतंत्रता के बाद कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं, जैसे कि नई दिल्ली में त्रिनिदाद और टोबैगो का उच्चायोग 1969 में खोला गया था। अभी जो सहयोग किया गया दोनों देशों ने इंडिया स्टैक यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस पर, जिसका उद्देश्य है कि डिजिटल परिवर्तन, प्रशिक्षण और जो क्षमता निर्माण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक सहयोग दोनों देशों के द्वारा किया जाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियाई देश क्षेत्र का सबसे अमीर देश है ये, जिसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पर आधारित होती है। भारत इस देश से तेल और गैस जो है इंपोर्ट करता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और जो कृषि क्षेत्र में भी इनका सहयोग आपस में बढ़ रहा है। हाल ही के विकास का जो PM मोदी ने यात्रा की 2025 की 3 से 4 जुलाई की यात्रा रही उनकी, और टोबैगो यात्रा ने संबंधों को और मजबूत किया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधन को रेखांकित किया है। उसके अलावा प्रवासी भारतीय PM मोदी ने प्रवासी भारतीयों के योगदान को सराहा और गिरमिटिया समुदायों के लिए वैश्विक डेटाबेस बनाने की एक पहल की घोषणा की है। सांस्कृतिक सामाजिक जुड़ाव आपस में जुड़ा हुआ है। जो भारतीय संस्कृति है, त्रिनिदाद और टोबैगो में काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म जो है वहाँ पर लोग रहते हैं हिंदू धर्म के। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 2.4 लाख हिंदू वहाँ पर रहते हैं, जो कि दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। भारत को जानिए, मतलब क्विज किए जाते हैं। कार्यक्रम भारतीय संस्कृति केंद्र स्थानीय समुदाय के बीच जो भारत से जुड़ाव है उसको बढ़ाया जाता है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, गेमिफिकेशन इन स्कूल्स, अ न्यू अप्रोच टू इमोशनल एंड सोशल लर्निंग। मतलब कि एक नई अप्रोच की जा रही है सामाजिक और जो भावनात्मक शिक्षा है उसमें ऐड किया जा रहा है गेमिफिकेशन को। नवाचारी दृष्टिकोण है, भावनात्मक सामाजिक शिक्षा यानी कि सोशल इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी हो सकती है। ये जो शिक्षण पद्धति खेल के तत्व जिसमें अंक, पुरस्कार, चुनौतियां, सहयोग को शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। गेमीकरण क्या है? गेमीकरण में है गैर खेल संदर्भों में खेल के तत्वों का उपयोग किया जाना। स्कूल में इसका उपयोग जो कक्षा में सीखने के रोचक इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। छात्रों को प्रेरित करता है कि उनकी भावनात्मक सामाजिक क्षमताओं का विकसित करने में मदद करता है। भावनात्मक और सामाजिक शिक्षा में गेमीकरण की भूमिका क्या रहेगी? आत्म जागरूकता होगी और प्रेरणा मिल सकती है। छात्रों को व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में, उनकी जो प्रगति है उसको ट्रैक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे डिजिटल बैच, जहाँ पॉइंट सिस्टम को छात्र अपनी उपलब्धियों के तौर पर देख सकते हैं, जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। खेल आधारित गतिविधियां भावनाओं को पहचानने, प्रतिबंधित करने में मदद करती हैं। जैसे कि रोल प्लेइंग गेम्स में छात्र विभिन्न परिस्थितियों में भावनात्मक प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता और सहयोग, समूह आधारित गेम्स, सहयोगात्मक चुनौतियां, छात्रों को जो टीम वर्क है, संचार, सहानुभूति, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, तो इन सभी को विकसित करने में मदद हो सकती है। जैसे एक गेम जिसमें छात्रों को एक काल्पनिक सामाजिक समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है, तो सामाजिक जागरूकता को इससे बढ़ावा मिलता है। स्कूलों में जो गेमिंग कर रहे हैं उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? बढ़ा हुआ जो जुड़ाव है, खेल के तत्व जिसमें कहानियाँ, चुनौतियाँ, पुरस्कार, ये सभी छात्रों का ध्यान बनाए रखते हैं। सुरक्षित सीखने का माहौल मिल सकता है। गेम्स में जो है अगर मान लीजिए कोई फेलियर भी होता है तो उसको एक सीखने के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्र बिना डर के नई चीज़ें आजमाते रहते हैं। विविधता
क्षमता का समावेश हो सकता है। गेमीकरण विभिन्न सीखने की शैलियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्रों को शामिल करने में मदद करता है। तनाव में कमी देखी जाती है। मजेदार और इंटरेक्टिव गतिविधियां तनाव को कम करती हैं, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण और प्रायोगिक दृष्टिकोण कैसे? सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे काहट, क्लास क्राफ्ट और क्विज जैसे टूल्स। गेमिफाइड क्विज गतिविधियों के माध्यम से सोशल इकोनॉमिक लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। क्लास क्राफ्ट में छात्र एक जो काल्पनिक दुनिया में किरदार निभाते हैं, जहां पर सहयोग, नेतृत्व जैसे कौशल उनको सीखने को मिलते हैं। रोल प्लेइंग गेम्स होती हैं जिसमें जो छात्र होते हैं उनको किसी ना किसी स्टोरी में या किसी भी चीज़ में रोल प्ले करना होता है। तो ऐसे ही गेम को डिज़ाइन किया जाता है जिससे समुदाय निर्माण होता है, जहां पर छात्र एक काल्पनिक समुदाय के नियम बनाते हैं। बोर्ड गेम्स और गतिविधियां होती हैं। सरल बोर्ड गेम्स जैसे इमोशनल चार्ट्स एंड टीम चैलेंजेस छात्रों को भावनाओं समझने और सहयोग करने में मदद करते हैं। चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है? मतलब जो चुनौतियां देख सकती हैं और उनका समाधान क्या होगा। गेमीकरण को लागू करने में समय संसाधन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। इसका समाधान है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए, सरल कम लागत वाले टूल्स जैसे कि मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनका उपयोग करवाया जाए। दूसरी चुनौती है कुछ छात्रों को प्रतिस्पर्धा से तनाव हो सकते हैं। इसका समाधान ये हो सकता है कि सहयोगी गेम्स पर ध्यान देना चाहिए और व्यक्तिगत प्रगति को पुरस्कृत करना होगा। उसके बाद जो चुनौती है गेमीकरण का अति प्रयोग से सीखने का मुख्य उद्देश्य कमज़ोर पड़ सकता है। समाधान हो सकता है कि गेमीकरण को पाठ्यक्रम के साथ संतुलित किया जाए, जिससे सोशल इकोनॉमी लर्निंग है उसके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित बना रहे। मतलब कि ज़्यादा प्रयोग करने से जो सीखने का उद्देश्य है वो कम हो सकता है और बच्चे ज़्यादा गेम में इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस के साथ इसको ऐसे बैलेंस करना होगा कि हमारा जो बच्चों को मतलब गेमिफिकेशन के थ्रू बच्चों को सोशल इकोनॉमिक लर्निंग भी आसान हो सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की द हिंदू के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।